हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉजिक में एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ट्रूथ वैल्यू। कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज हम लोग? ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं। जब हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था, याद है? तब हम लोगों को लिखना पड़ता था कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो टी लिखना होता था, फॉल्स है तो एफ लिखना होता था। उसी को बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। पर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिख के दूं कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, अगर मैंने आपको ऐसा एक सेंटेंस लिख के दिया और मैं बोलूँ कि मुझे बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, तो मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है, ये बात ट्रू है। तो ट्रू रहेगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज कराते टाइम, कि ट्रू रहेगा तो सिर्फ टी लिखते हैं, फॉल्स रहेगा तो सिर्फ एफ लिखते हैं वैल्यू के लिए। तो टी आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ कि मुझे एक बात बताओ, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि दिल्ली इज़ इन अमेरिका, दिल्ली इज़ इन अमेरिका, और मैं बोलूँगा बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग लिख दोगे इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी एफ। क्यों ट्रूथ वैल्यू एफ है? क्योंकि दिल्ली अमेरिका में नहीं है, ये बात फॉल्स है, ये बात फॉल्स है, तो हम लोगों ने एफ लिख दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस बना दूँ आपके लिए कि मुंबई, ध्यान से देखना, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज़ इन अमेरिका, एंड दिल्ली इज़ इन अमेरिका। अब मुझे बताओ कि ये जो सेंटेंस बना, ये पूरे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज़ इन अमेरिका, पूरा एक सिंगल सेंटेंस है। अब मुझे बताओ ये जो एक सिंगल सेंटेंस है, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी कि एफ आएगी? अब आप लोग क्या बोलोगे कि इसका जो है ये मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, ये टी आएगा, और ये दिल्ली इज़ इन दिल्ली इज़ इन अमेरिका क्या आएगा? एफ आएगा। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो दो दो वैल्यू हो गई, वो एक सेंटेंस है, तो मुझे एक ट्रूथ वैल्यू चाहिए, या तो पूरे के लिए टी या तो पूरे के लिए एफ। अब समझ में आ रहा है क्या करना है? अब पता चल रहा है कि टी आएगा कि एफ आएगा? नहीं समझ में आ रहा ना? यही चीज़ आज के कॉन्सेप्ट में, आज का जो ट्रूथ वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, आज जो ट्रूथ वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग यही देखेंगे कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या? दो सेंटेंस अलग अलग है, उनको एक साथ जोड़ रखा है, उन कंपाउंड स्टेटमेंट का कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ओवरऑल ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे, वो चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पता है किस पे डिपेंड करती है? उन दोनों सेंटेंस के बीच के कनेक्टिव के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उन दोनों सेंटेंस के बीच के कनेक्टिव के ऊपर। और कनेक्टिव कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। या तो कनेक्टिव क्या होगा? एंड होगा, या तो कनेक्टिव क्या होगा? और होगा, या तो कनेक्टिव क्या होगा? इफ देन, या तो कनेक्टिव क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ, या तो फिर इसको छोड़कर कुछ और आ सकता है, बट वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या, वो अदर हो जाता है, और उसके मतलब उसमें हम लोग एंड वाला ही साइन यूज़ करते हैं। उसके लिए भी यही सेम सिंबल यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट टाइम देखा था। एंड के लिए क्या यूज़ करते थे? ये उल्टा वी, और के लिए सीधा वी, इसके लिए सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो, और अदर्स के लिए एंड वाला सिंबल हम लोग क्या करते थे? यूज़ करते थे। तो यार ना, कभी भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, डिपेंड करता है इन कनेक्टिव्स के ऊपर। अलग अलग कनेक्टिव के लिए अलग अलग रूल्स हैं। हम लोगों को क्वेश्चन पे चलने से पहले उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलते हैं रूल्स एक बार देख लेते कि रूल्स क्या है। यहाँ पे देखो, जितने भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सारे रूल्स दिए गए, मैंने सबको देखो एक स्लाइड पे उठा लिया, सारे रूल्स को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि रूल क्या है। सबसे पहला रूल हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? कंजंक्शन के लिए। सबसे पहला रूल हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन किसके लिए लगता था? एंड के लिए। कंजंक्शन किसके लिए लगता था? एंड के लिए। उसका सिंबल क्या आता था बीच में? देखो एस से, ये जो उल्टा वी होता है, ये साइन आता था ना एंड का। तो मान लो दो सेंटेंस दिए है और दोनों के बीच में एंड है, दोनों के बीच में क्या है? एंड है। तो उस टाइम पे रूल क्या होगा? उस टाइम पे देखो रूल ये होगा कि अगर पहला वाला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा वाला सेंटेंस भी ट्रू है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू।
अगर मान लो पहला वाला सेंटेंस ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स निकला तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर मान लो पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है तो भी आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर मान लो दोनों ही फॉल्स दिए गए तो भी आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब हम लोगों को करना क्या मालूम है? ये पूरा का पूरा टेबल हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखो, हम लोग याद कैसे रखेंगे रूल्स को? बहुत सिंपल है। देखो, अगर तुम लोग इस टेबल को ध्यान से देखोगे ना तो हर केस में आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। बस एक जगह पे ट्रू है। कहाँ पे ट्रू है? जहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या है? ट्रू है। तो हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि एंड वाला जो टेबल होगा, यानी जो कंजंक्शन का टेबल होगा, उसमें सारे के सारे क्या होंगे? फॉल्स होंगे। अगर दोनों सेंटेंस ट्रू हुआ तो ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है, देखो ये फॉल्स है तो भी फॉल्स, ये फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। बस अगर दोनों ट्रू हुए तभी आंसर क्या आएगा? ट्रू। हाँ, अब तुम लोग बोलोगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा टेबल हम लोगों ने क्यों बनाया? तुम लोग सोचो, मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। मान लो मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा बोला कि आज मैं चावल खाऊंगा, आज मैं राइस खाऊंगा, और राइस के साथ साथ में मैं चपाती भी खाऊंगा। मैं राइस भी खाऊंगा एंड मतलब और मैं चपाती भी खाऊंगा। अगर मैंने बोला है कि मैं राइस और चपाती दोनों खाने वाला हूँ, मैं सिर्फ राइस खाऊं, चपाती नहीं खाऊं, तो मैंने जो बोला था वो बात क्या थी? गलत थी, फॉल्स थी। अगर मैं सिर्फ चपाती खा लूँ, राइस को नहीं खाऊं, तो भी मेरी बात फॉल्स थी, क्योंकि मैंने तो दोनों खाने की बात की थी। अगर मैं दोनों ही नहीं खाऊं तो भी तो फॉल्स होगा ना। मेरी बात ट्रू कब होगी? जब मैं राइस और चपाती दोनों को खाऊंगा। तो एंड के केस में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा। आपने दोनों काम किया तो ट्रू, दोनों में से एक भी आपने नहीं किया ना तो फॉल्स हो जाता है। समझ में आया? चलते एक और टेबल समझते हैं। अगला वाला क्या है? अगला वाला यहाँ पे देखो, अगला वाला अपना है डिसजंक्शन। अगला वाला क्या है अपना? डिसजंक्शन, जहाँ पे कौन सा साइन लगा होता है? और का। कौन सा साइन लगा होता है? और का। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में सब बताया था। जिसको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, एक बार लास्ट के 2 लेक्चर जो हो चुके हैं उनको देखो, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो और वाले केस में क्या होता है मालूम है? कि दोनों अगर फॉल्स निकले तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। बाकी कोई भी केस रहे, दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू आएगा। पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। आंसर हर केस में ट्रू आएगा, सिर्फ एक ही केस में आएगा फॉल्स। अब तुम लोग बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? बहुत आसान सा लॉजिक है। देखो ज़रा, अगर मैं तुम लोगों को ऐसा बोलूँ कि मैं खाऊंगा राइस और चपाती, मैंने क्या बोला? राइस या फिर और, मतलब या मैं चपाती, या तो मैं राइस खाऊंगा या तो मैं चपाती खाऊंगा, और मैंने राइस खा लिया, तो मैंने क्या गलत बोला था? नहीं, मैंने सही बोला था। मैंने बोला था मैं या तो राइस या तो चपाती एक ही खाने वाला हूँ। अगर मैंने चपाती खा लिया तो गलत है क्या? नहीं, ये भी बात सही, ये भी ट्रू है, क्योंकि मैंने बोला था दोनों में से एक ही खाऊंगा। अच्छा, अगर मैं राइस और चपाती दोनों खा लूँ तो गलत है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था? या तो राइस खाऊंगा या तो चपाती। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ऐसा तो नहीं बोला था कि दोनों नहीं खा सकता। लेकिन अगर मैं राइस और चपाती दोनों ही नहीं खाऊं तब मेरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था मैं एक ना एक तो खाऊंगा। तो इसीलिए और वाले केस में क्या होता है कि अगर दोनों ही फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आता है, लेकिन आपने एक को भी ट्रू कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसको बस ऐसे याद रखना। एंड वाले को कैसे याद रखेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और वाले को कैसे याद रखेंगे? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। समझ में आया? चलते अपने अगले टेबल पे। अगला टेबल कौन सा? अपना कंडीशनल। अगला टेबल कौन सा? अपना कंडीशनल। इसका एक और नाम होता है इम्प्लीकेशन, हम लोगों लास्ट लेक्चर में देखा था। ये कब लगता है? एरो वाले में। एरो वाला क्या होता है? इफ और देन वाले केस में आता है। तो अगर इफ देन लगाए, अगर क्या लगा हुआ? इफ देन, तो ये वाले रूल्स फॉलो होंगे। अब इस रूल को जरा ध्यान से देखते हैं। इस रूल में क्या लिखा है? इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। पहला वाला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू तो आंसर ट्रू आएगा। पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला फॉल्स तो भी आंसर ट्रू आएगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। एक केस जहाँ पे पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, यहीं पे आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। बाकी सब में क्या आ रहा है? ट्रू। अब तुम लोग बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो बहुत आसान सा लॉजिक है। कौन सा स्टेटमेंट है? इफ देन का स्टेटमेंट है ना। इफ देन मतलब अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ अगर तुम लोग 90% लेके आओगे तो मैं तुम लोगों को आईफोन दिलाऊंगा। अब मान लो तुम 90% लेके आ गए, अगर तुम 90% लेके आओगे तो मैं तुमको आईफोन दिलाऊंगा। अगर तुम 90% लेके आओगे, ट्रू, तुम 90% लेके आ गए, फॉल्स, मैंने तुमको आईफोन नहीं दिलाया। मैंने तुमको आईफोन दिलाया नहीं, मैं सही हूँ कि गलत हूँ? गलत हूँ ना, तो
फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉल्स। बाकी सारे केस में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, फॉल्स। अगर तुम 90% लेके आओगे, तुम 90% नहीं लेके आए पर मैंने तुमको आईफोन दिला दिया, चलेगा ना यार। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि नहीं लाओगे तो नहीं दिलाऊंगा, बोला था लाओगे तो दिलाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम 90% नहीं लेके आए, मैंने तुमको नहीं दिलाया, ये भी चलेगा, ये भी सही चीज़ है। तुम 90% लेके आए, मैंने दिला दिया, ये भी चलेगा। कौन सा केस नहीं चलेगा? तुम 90% लेके आ गए और मैंने तुमको नहीं दिलाया, पहला वाला ट्रू हो गया, दूसरा वाला फॉल्स हो गया, ये केस फॉल्स है, बाकी सब क्या रहेगा? ट्रू। समझ में आया? ये चीज़ याद कर लेंगे। तो इस पूरे टेबल को याद रखने का एक ही तरीका है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू। समझ में आया? एक लास्ट टेबल पे चलते हैं, एकदम लास्ट सिंबल कौन सा था अपना? ये डबल एरो वाला। डबल एरो होता था ना, ये कब यूज़ करते थे? इफ एंड ओनली इफ में। कब यूज़ करते थे? इफ एंड ओनली इफ। हम लोगों ने पढ़ा था इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग? डबल एरो यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो ज़रा ध्यान से, इसको पता है कैसे याद रखना है। देखो पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला ट्रू, तो ट्रू आएगा आंसर। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू आएगा। इसको याद है कैसे रखेंगे? एक चीज़ देखना, जब दोनों साइन सेम है तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। दोनों ट्रू था तो ट्रू आया। देखो जब दोनों फॉल्स थे तो भी क्या आया? आंसर ट्रू। और जब दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग थे तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ये दोनों अलग अलग थे तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। इसका मतलब ये जो केस है इफ एंड ओनली वाला केस, इसमें अगर दोनों सिंबल सेम है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, डिफरेंट निकल गए तो फॉल्स। समझ में आया? ऐसे करके हम लोग इन चीज़ों को क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि इतने सारे टेबल हैं, कैसे याद रहेगा, कैसे नहीं याद रहेगा? तो देखो एक चीज़ समझो कि किसी चीज़ को याद रखना या किसी चीज़ को भूल जाना हमारे हाथ में नहीं होता है ना। अभी तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, रमेश, सुरेश, अंकिता, अंजलि, है ना, उसकी शक्ल तुमको याद होगी, है ना। अगर मैं अभी तुमको बोलूँ कि एक काम करो, अपने बेस्ट फ्रेंड की शक्ल भूल जाओ, मोबाइल को बंद करो, रखो, सो जाओ, और जब तुम उठो तो तुमको अपने बेस्ट फ्रेंड की शक्ल याद नहीं रहनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? तुम उठोगे, मैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, भूल पाओगे क्या चेहरे को? नहीं भूल पाओगे। पता है क्यों नहीं भूल पा रहे हो? क्योंकि तुम उनकी शक्ल रोज़ देखते हो। तो अगर तुम लोग को चाहते हो, तुम लोग चाहते हो ना कि ये चीज़ें तुमको याद रहे, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा फंडा है। तुम लोग महीने में 1-2 बार उठा के देख लो, महीने में 1 बार एटलीस्ट उठा के देख लो कि अच्छा ट्रूथ टेबल ऐसा ऐसा था, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। उसकी शक्ल रोज़ देखते हो, याद रहती है। अगर मान लो अभी 4 साल नहीं दिखाई देगा, भूल जाओगे। वही चीज़ है, तुम लोग अभी पढ़ लेते हो, बैग में बुक डाल के रख देते हो, 1 साल बाद उठाओगे तो याद रहेगा? शक्ल नहीं याद रहती है तो पढ़ना है, फिर भी ये कहाँ से याद रहने वाला है? देखो 1 महीने में 1 बार उठा के देखो, सब याद हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ में आएगा यूज़ कैसे करेंगे। तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 एक लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन क्या देखा? राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, मतलब बताना ट्रू है कि फॉल्स है। तो लिखेंगे कैसे? देखो एक पैटर्न होता है लिखने का, उस पैटर्न को देखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में जो भी सेंटेंस दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? पहले सिंबॉलिक फॉर्म, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या दे रखा है? सेंटेंस दे रखा है हम लोगों को कि अर्थ इज अ प्लैनेट। क्या दे रखा है? अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक अर्थ इज अ प्लैनेट, एक मून इज अ स्टार, बीच में कनेक्टिव लगा हुआ है एंड। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसका सिंबॉलिक फॉर्म में याद है पिछली बार सिखाया था। लेट, एक को क्या मान लेते? P, दूसरे स्टेटमेंट को क्या मान लेते? Q। एक स्टेटमेंट को P, दूसरे स्टेटमेंट को Q। P किसको मानेंगे? पहले वाले को। अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? P मान लिया। और जो दूसरा वाला था मून इज अ स्टार, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? Q मान लिया। अब इसके बाद क्या करते थे? सिंबॉलिक फॉर्म लिखते थे। तो चलो लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म बताओ कैसे आएगा? ये पहला वाला, यहाँ पे देखो अर्थ इज अ प्लैनेट, इसको क्या माने थे? P। यहाँ पे क्या लिखा? मून इज अ स्टार, इसको क्या माने थे? Q। और बीच में क्या लगा? एंड। एंड का सिंबल क्या होता है? ये उल्टा भी हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है। ट्रूथ वैल्यू कहाँ है? इसके बाद करेंगे। इसके बाद देखो ये जैसे खत्म हुआ ना, इसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे देयर फॉर ट्रूथ वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। ट्रूथ वैल्यू निकालते टाइम पहले क्या लिखने का? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है था? P एंड Q। तो मैंने लिख दिया P कंजंक्शन Q, लिख दिया मैंने। उसके बाद करेंगे क्या? देखो जरा जो P है, P ये ट्रू है या फॉल्स है? P कौन सा है? P ये रहा, अर्थ इज अ प्लैनेट।
अर्थ तो प्लेनेट है ना, ट्रू है, तो पी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, टी, क्योंकि ट्रू है इसलिए टी। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, तो बीच में एंड ही रहने दूंगा। फिर यहाँ पे लगा है क्यू, क्यू क्या है, मून इज अ स्टार। मून एक स्टार होता है क्या, नहीं, मून एक सैटेलाइट होता है ना। अब इतना बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, तुम 12th स्टैंडर्ड में कि स्टार सन को बोलते हैं, मून क्या होता है, एक सैटेलाइट होता है, मून स्टार नहीं होता है। तो स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्यू की जगह पे फॉल्स। एक ट्रू आया है और एक कैसा आया है, फॉल्स। और बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है, एंड का सिंबल। कौन सा सिंबल लगा हुआ है, एंड का सिंबल। तो हम लोगों ने पढ़ा था एंड के केस में, ध्यान से सुनना, एंड के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, बाकी किसी भी केस में आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। तो एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं समझ रही ना तो जाके टेबल देखो एक बार, टेबल में तुम लोग को दिखाई देगा कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स रहता है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 16 इज एन इवन नंबर। क्या लिखा है, 16 इज एन इवन नंबर। ये एक चीज लिख के दे दी, फिर बीच में लिखा है एंड, बीच में क्या लिखा है, एंड। उसके आगे लिखा है 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 इज एन इवन नंबर और 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दो सेंटेंस दिया हुआ है, एक को पी मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। तो चलो लेट, पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, एक को पी मानेंगे, एक को क्यू मानेंगे। पी किसको मानेंगे, 16 इज एन इवन नंबर को पी किसको मानेंगे, 16 इज एन इवन नंबर, इसको पी मान लिया। जो दूसरा बचा 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्यू मान लिया। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्यू मान लिया मैंने। इसके बाद क्या लिखेंगे, अपना सिंबॉलिक फॉर्म। देयरफॉर मेरा सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, ये 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको मान लिया पी। फिर उसके बाद क्या लिखा, 8 इज अ परफेक्ट, 16 इज एन इवन नंबर, इसको क्या मान लिया पी। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्या मान लिया क्यू। बीच में लगा हुआ है एंड, एंड का सिंबल क्या होता है, उल्टा वी। हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब ट्रुथ वैल्यू, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब ट्रुथ वैल्यू, अब क्या निकालेंगे, ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लेंगे, पी एंड क्यू। चलो पी देखते, पी क्या है, ये रहा आपकी 16 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। जो भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं उनको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो सही बात लिखी है, तो पी की जगह क्या आ जाएगा, टी, एंड का सिंबल है। फिर क्यू, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, किसी होल नंबर का स्क्वायर। अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इनके बीच में कहीं पे 8 आया क्या, 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये जो चीज़ लिखी गई ये गलत है, फॉल्स है। तो मैं दूसरा क्या लिख दूंगा, फॉल्स। और हम लोग ने अभी अभी बोला था कि एंड वाले टेबल में सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। टेबल देख लो एक बार, ज़्यादा समझ जाएगा तुमको। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। पहला स्टेटमेंट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख के दिया, 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स। दो स्टेटमेंट लिख के दिए गए हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। कैसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, लिखेंगे लेट। लेट में क्या करेंगे, पी और क्यू। पी किसको मानेंगे, जो पहला वाला दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ तक गया है वो, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसको पी मान लिया हम लोगों ने। तुम लोग पूरा लिखना, ऐसे लाइन मत बना देना। और जो दूसरा वाला दिया है 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स, तो 6 हैज़ आगे का हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर दिख रहा है क्या आएगा, फैक्टर्स। एक को मैंने पी मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया, क्यू। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की बारी आई, तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। पहले वाले को मैंने क्या माना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को पी, दूसरे वाले को क्या माने थे, क्यू। बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है और, कनेक्टिव क्या लगा हुआ है, और का साइन क्या होता है, वी। तो ऐसे मैंने वी बना दिया, हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या चाहिए, ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो चलो ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं ना, फटाफट फटाफट लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू। अच्छा, ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, फिर देखते हैं पी। अच्छा पी क्या है, ये मेरा पी है ना, ये मेरा पी है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो क्या होता है, ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, ax² + bx + c = 0, 10th स्टैंडर्ड में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है तुमने इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रूट, इसके रूट यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ना, जो उसको रूट बोलते हैं, एक्स की जो वैल्यू आती है।
तो x की जो दो वैल्यू आती है ना, वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इसने क्या बोला, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ही होगी, तो गलत बोल रहा है। आंसर सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, इसने बोला सिर्फ अलग आएगा, गलत बोल रहा है। तो p की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स, तो झूठा है, फॉल्स है। अच्छा अगला क्या है, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। 6 जो है, 6 के फैक्टर निकालते हैं, देखो जरा 6 फैक्टर कैसे निकाला जाता है मालूम है ना, 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, 2 से डिवाइड हो सकता है, बचेगा कितना 3, 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, आंसर कितना बचेगा 1, है ना। तो मिला जुला के इसके फैक्टर क्या है, 2 एक फैक्टर है और 3 एक फैक्टर है। फैक्टर कितने निकले, सिर्फ 2 निकले, जो ये लेफ्ट साइड में निकलते हैं ना, इनको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर कितने निकले, सिर्फ 2, और इसने कितने लिख के दिए, 3 प्राइम फैक्टर। 3 प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स और फॉल्स, देखो और वाले टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ फॉल्स फॉल्स का आंसर फॉल्स होता है, बाकी सबका ट्रू रहता है। तो फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आ जाएगा, अगर कुछ और रहता तो ट्रू आ जाता आंसर। टेबल एक बार देखो, टेबल में तुम लोग को समझ जाएगा कि फॉल्स और फॉल्स बीच में और का आएंगे तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। समझ में आया तुम लोगों को। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए। 4th क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है 4th क्वेश्चन में, लिखा है द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन। हम लोगों को एक ऐसा स्टेटमेंट लिख के दे दिया है, उसके बाद बीच में लिखा है बट दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बीच में लिखा हुआ है बट। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, चलो क्या करेंगे, लेट पहले P फिर Q। P किसको मानेंगे, द हिमालयास, और जो पूरा सेंटेंस अपना दिया हुआ है कहाँ तक, माउंटेन्स तक। तुम लोग पूरा लिखना, ऐसा शॉर्टकट मारोगे तो फिर मिल चुका मार्क्स तुम लोगों को। अच्छा उसके बाद क्या है, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो लोग किसके पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है। एक स्टेटमेंट को P मान लिया, एक स्टेटमेंट को Q मान लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखाएगा बताओ, ये क्या है, पहले वाले को क्या माने थे P, दूसरे वाले को क्या माने थे Q, अब बीच में बट लिखा है, बट तो अदर्स में आता है ना, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली, 4 हमारे लिए मेन है, इनको छोड़ के जो बचे अदर्स। अदर्स में साइन कौन सा लगता है, सेम जो एंड में लगता है, कंजंक्शन वाला साइन लगा दिया मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया हम लोगों का। अब ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, ट्रुथ वैल्यू। तो देयर फॉर ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले P एंड Q सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे, फिर P किधर दिया, P देखो इधर दिया, इधर देखते, द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन। हिमालयास जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन में आते हैं, सही बात है, पूरे वर्ल्ड में हिमालय से हाईएस्ट माउंटेन नहीं है, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि वो बात सही है। फिर Q बचा, Q क्या दिया हम लोगों को कि दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, वो लोग नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब वो दिखता है अपना नॉर्थ, उत्तर प्रदेश के ऊपर का जो साइड होता है, असम वगैरह उधर आते हैं, सही तो बात है, उधर ही आते हैं ना, मुंबई में थोड़ी हिमालय है, तो बस ये भी ट्रू दिखा हुआ है। अब देखो बीच में एंड है, हम लोगों ने पढ़ा था एंड वाले टेबल में सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, तो एंड है, ट्रू ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब बस इसी के साथ अपना ये वाला एक्सरसाइज क्या हो गया, फिनिश। आगे के एक्सरसाइजेस हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा कुछ टेबल जो थे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एक सेकेंड कहाँ गया टेबल, हाँ ये रहा टेबल। कुछ जो टेबल्स थे जैसे कि ये अपना ये कंडीशनल वाला टेबल, इम्प्लीकेशन वाला टेबल, सिंगल एरो, ये जो डबल एरो वाला टेबल है, ये यूज़ नहीं हुआ ना, अभी यूज़ होगा, अभी नहीं होगा, आगे के एक्सरसाइजेज में यूज़ होगा। अभी क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग जब रूल्स पढ़ ही रहे हैं और उसी चीज़ का रूल है तो सब एक ही साथ पढ़ लेते हैं ना, आगे यूज़ करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उनको, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स, आगे के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।